आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान और मेरे साथ हैं शाहजेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। आज मैं बहुत ज़्यादा अपने उर्दू का मुजाहरा नहीं करूंगा, मैं सीधा जो है वो मकसद की बात करूंगा। हमारे एक मेहमान हैं, मैं बहुत अरसे से उनकी तलाश में था। खुशकिस्मती है कि वो स्वीडन से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं। वैसे तो लाहौर के हैं, मज़ंग के हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इनकी मगरिब में गुजरी है और इस वक्त वो प्रोफेसर एमरिटस हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में पढ़ाते रहे हैं, जीसी यूनिवर्सिटी और लम्स लाहौर में पढ़ाते रहते हैं। जनूबी एशिया की तारीख़ हो, सियासत के जदीद मौक़िक़ीन जो समझे जाते हैं ग्लोबली, उसकी सफ़े अव्वल में आप शामिल हैं। इस वक्त कई बैनुल-अक़वामी जो तहक़ीक़ी और इल्मी जरीदे हैं उनके इदारती बोर्ड्स में शामिल हैं। खुद भी लोकल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए जब दिल चाहता है लिखते रहते हैं और यूनिवर्सिटियों में और तहक़ीक़ी मराकज़ में लेक्चर्स देते रहते हैं, यानी एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं। नाम है इनका डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आपके सामने थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। मुझे जो सबसे पहले जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में मैं दुकान में एक दफ़ा गया तो मैंने किताब देखी और मैं बहुत अरसे से उस सब्जेक्ट पे पढ़ने की तलाश में था, और वो था पंजाब ब्लडी पार्टीशन। इसलिए कि जो तकसीम हुई है तो सबसे ज़्यादा जो खून बहा है, कहा जाता है कि पंजाब की तकसीम में और उसके बाद फिर बंगाल की तकसीम में जो है वो ये खून बहा है। अच्छा, 97 में गोल्डन जुबली थी पार्टीशन की, बेशक। तो मैं वहाँ ईस्ट पंजाब गया, इंडियन पंजाब गया, और वहाँ पुराने सरदारों से मेरी बड़ी गपशप हुई जी। उनमें मैंने उनसे पूछा ये कौन था, मतलब 1000 साल आप एक साथ रहे हो और अचानक से आपके सींग निकल आते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं, ड्रैकुला, पूरी सोसाइटी एक ड्रैकुला में बदल जाती है, तो ये अचानक हुआ क्या? किसी ने काला जादू कर दिया था? क्या कर दिया था? तो उन्होंने अपनी अपनी तावीलें तो पेश की। मैंने कहा कि आप किसी को जानते हैं जिसने कि कृपान उठाई हो या तलवार उठाई हो और किसी का सर उतार दिया हो? सब ने कहा हमें नहीं पता। हालांकि जो उनकी उम्रें थी जी जी, वो कोई 10 साल का होगा, कोई 15 साल का होगा पार्टीशन में जी। और आपकी किताब पढ़ के अंदाजा होता है कि कोई भी मासूम नहीं था, सबने जिसका जहां बस चला उसने साफ करके रख दिया। तो ये क्या, ये कलेक्टिव मैडनेस कैसे पैदा होती है? कलेक्टिव मैडनेस से देखें, अमल से पहले एक सोच बननी चाहिए ना जी। तो ये डीमोनाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन, किसी की इंसानियत छीन लेना, उसको एक शैतान की वो बता देना, ये वैसे तो जब से इंडिया के अंदर 1857 के बाद अंग्रेज़ों की सियासत डिवाइड एंड रूल की हुई, तो कहीं ना कहीं इस किस्म की आवाज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन 1937 ऑनवर्ड्स इसका मोमेंटम बहुत बढ़ा और इसका हाई पॉइंट था 23 मार्च 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें डिमांड किया गया, उससे पहले तो ये राय थी ना लोगों की कि ये ऐसे होना चाहिए, यूं होना चाहिए, लेकिन एक पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट जब बनी तो उसके एक हफ्ते बाद सरदार सुंदर सिंह मजीठिया जो सिख नेशनलिस्ट पार्टी के हेड थे, देखिए इससे पहले पंजाब में हुकूमत पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की थी, थे वो लॉयलिस्ट और ज़्यादातर रूरल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम जो है, यहाँ के सूफ़ी, यहाँ के संत, यहाँ के गुरुओं की जो है ना कलेक्टिव सोच कि मिलके रहना चाहिए, तो उसको लेके वो चले और उनकी हमेशा हुकूमत के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख मौजूद थे। लेकिन जब ये मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन आ गया और सरदार सुंदर सिंह मजीठिया ने एक हफ्ते बाद कहा कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान को अपना घर नहीं समझते तो एक इस्लामिक पाकिस्तान में हम पंजाब के वो हिस्से जिसमें हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, या एक
सिख स्टेट का हिस्सा बनाएंगे या इंडिया का हिस्सा बनेंगे। और ये लॉकअप हो गया। कांग्रेस का मौकफ 8 मार्च 1947 तक, एज लेट एज दैट, यही था कि इंडिया यूनाइटेड रहे। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि इसकी तकसीम हो, और सिखों की फिर ये डिमांड थी। इसी तरह बंगाल के अंदर वहाँ पे जब ये पाकिस्तान की मूवमेंट ने मोमेंटम गेन की, तो मुखर्जी हैं जो हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने कहा कि अगर फिर बंगाल की मज़हब की बुनियाद पे तकसीम होगी तो हम यानी इंडिया की होगी तो हम बंगाल की भी कराएंगे। ये तो पॉलिटिकल क्लास जो थी उसकी आप बात कर रहे हैं, जो आम बंदे तक, जो हमसाये तक ट्रिकल डाउन हुआ है ये, वो मैं वहशत जी, वहशत जो है वो वहशत यूं है कि रोज़ के जो इनके होते थे अपना लोकल मीटिंग्स ये वो, उसके अंदर ये नफ़रत का पैगाम आम फैलाया गया था। शहरों से ये गांव तक आया, और गांव में फिर हुआ कि मैंने यूं भी एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ना एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, वो पुरानी जो है अदावतें उनकी बुनियाद पे नहीं बनता, वो आने वाले वक्त की अनसर्टेनिटी पे बनता है कि आने वाले वक्त में किसके पास हुकूमत होगी, किसके पास पावर होगी। तो इसको उस ज़माने के लीडर्स ने एक्सप्लॉइट किया और एक दूसरे को बुरे से बुरा कहा। तो ये सोच फिर जब स्टेट जो है उसकी रेट ज़ीरो हो जाए, और यही मैंने डेट बाय डेट बताया है कि पंजाब के जो गवर्नर थे सर एवन जेंकिंस, वो नोट करते जा रहे हैं कि नाउ माई रेट इज़ नॉट बियॉन्ड द ऑफिस आई एम सिटिंग इन इट। और वो तब फिर ये था कि ये एक मौका भी था कि हिंदू और सिख जो हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकली एजुकेशनली एडवांस थे, उनके घरों को पर हमला करना ये पहले हमने शुरू किया मुसलमानों ने मार्च में, और फिर जुलाई के बाद उधर से हुआ। लेकिन मेरी जो बॉडी काउंट है ना उसका वैसे तो किसी को पता नहीं, वो ये है कि आउट ऑफ द मिलियन किल्ड ड्यूरिंग द पार्टीशन 800,000 8 लाख पंजाबी थे कम अज कम, और उसमें से 5 लाख मुसलमान थे और 3 लाख हिंदू और सिख थे। उसकी आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रिंसली स्टेट जो थी पटियाला और यहाँ पे वो नेटवर्क नहीं थे जो बाकी पंजाब में थे। पुलिस ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर जिन्होंने एक साथ ट्रेनिंग ली हो काम, वो एक रिस्ट्रेनिंग हैंड था। लेकिन वहाँ पे तो फिर गाजर मूली की तरह मारा गया मुसलमानों को। एक ऐलान है, रिपोर्ट थी खुदा बख्श, मलिक खुदा बख्श PCS जो फिर रहे थे, तो मियाँ इफ्तिखारुद्दीन रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा नवंबर 6 को या कुछ कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 2 लाख मुस्लिम्स टू कम फ्रॉम पटियाला। तो उसके बाद मलिक खुदा बख्श का ये वो उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब कैन कीप ऑन वेटिंग, दे आर नॉट कमिंग, और वो फिर आए भी नहीं। तो इस तरह ये हुआ। मैंने आपसे ये पहला सवाल इसलिए पूछा था जी कि मैं इस मफरूज़े पे सोच रहा हूँ कि क्या यही वो पॉइंट था जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी का एक मुस्तकिल बीज पड़ गया जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला गया, दरख्त अब घना दरख्त बन गया है। बेशक यहाँ से तो ये उसकी बुनियाद डाली गई है। देखे ना, तकरीब मैंने जो इंटरव्यू किए, मुझे 11 साल लगे लोगों को ढूंढ के उनसे उनका एविडेंस लेके, तो किसी और हिंदुस्तान के इलाके में तो ये नहीं हुआ। बंगाल का भी देखें बहुत माइनर हुआ है ये। अगस्त 16 से लेके 20 तक वहाँ पे कोई 4 कहता है, कोई 10,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी ने वहाँ जाके हाँ, और सोहरावर्दी ने मजीद नहीं होने दिया। लेकिन हमारी तो हाँ फिर एवरीबॉडी वॉज इन्वॉल्व। और तो और इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे राजा गजनफर अली खान, वो पंजाब में आके उतने वो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट बयान दे रहे थे
हालांकि ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, तो खुली छुट्टी फिर इन्होंने इस्तेमाल की। आग बुझाने की बजाय आग और भड़काई जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर पाकिस्तान बन जाता है। जी। और सॉरी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपकी तहकीक बताती है कि मुस्लिम लीग का उसमें बड़ा सेंट्रल रोल था। जी। जिन्ना साहब का क्या रोल था? देखिए, जिन्ना साहब के बगैर तो ये मूवमेंट लॉन्च ही नहीं थी हो सकती। और मेरी, अगर आपने जिन्ना हिज सक्सेसेस, फिर उसमें मैंने कोट किया है कि इनसेसेंटली, हाँ जी, बग़ैर किसी ब्रेक के कोई मुझे एक स्पीच जिन्ना साहब की ला दे, एक बयान ला दे जो उन्होंने दिया हो 22 मार्च 1940 के बाद, जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया है, उसे मैं कहता हूँ द फाउंडेशनल स्पीच ऑफ द टू मुस्लिम थ्योरी। जितने भी आर्गुमेंट्स मिल सकती थी कि हिंदू और मुसलमान मिलके नहीं रह सकते, वो उसमें है। इसके बाद बैकअप करने के लिए उन्होंने एक और किया कि इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड, यानी निस्तो नाबूत इस्लाम का ख़त्म हो जाएगा, और मुस्लिम्स विल बी ऑब्लिटरेटेड अगर हिंदुस्तान रहा। तो ये उनकी कही हुई बातें जो हैं, फिर जो आम पब्लिक लेवल पे की गई, तो उसको और ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया। जो पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम लीग के स्लोगन्स हैं, उनमें से मसलन पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो चले। ये भी मैंने स्पीच एक डिस्कवर की कि अंग्रेज़ों को पता होना चाहिए कि मुसलमानों के पास 500 गुना ज़्यादा बंदूकें हैं और हमें इस्तेमाल भी करना आता है, और हिंदू जो हैं वो डोसाइल हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है 1943 की, जो मैंने कोट की है। और ये अच्छा, हम जिन्ना साहब को ऐसे नहीं जानते जी। मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिन्ना की जी, वो ये नहीं है कि वो तशद्दुद पे उकसा रहे थे, नफरत पे उकसा रहे थे। वो एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे थे एक नए मुल्क के लिए। और वो फोर्स ही कर रहे थे कि अगर ये नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। एक मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन जो कलकत्ता में हुआ, वो मैंने पूरा एविडेंस दे दिया। एक CID की रिपोर्ट भी थी, द सिख प्लान एंड RSS एंड द सिख्स इन एक्शन, वो भी है। तो मैंने, यही तो उस किताब का कमाल है कि जो लोग पढ़ते हैं, और मुझे कई लोगों ने लिखा और कहा है कि सर, अगर हमें पता ना हो कि आप एक मुसलमान हैं, तो पता नहीं लगता कि ये एक हिंदू, मुस्लिम या सिख ने लिखी है। इट्स रिटन सो न्यूट्रली, क्योंकि आई वांटेड टू पोर्ट्रे द ट्रॉमा एंड द सफरिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। अच्छा, बड़े लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की, उनकी प्रॉपर्टीज भी ट्रकों में भर के क्रॉस कर गई, वो एक और दुनिया थी। आम बंदा जिसकी जद में आ गया, बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पे उठाया गया, हाँ जी, और बुजुर्गों को छोड़ना पड़ा, वो चल ही नहीं सकते। तो आप देखें कितने घरों के अंदर ये ट्रेजेडीज हैं। और मेरी अगर किताब पढ़ें तो उसके अंदर कई ऐसी स्टोरीज भी हैं। लेकिन इसी किताब के अंदर ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरे ग्रुप को बचाया भी। तो मैं कहा करता हूँ कि मेरी ये रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और इस किताब से साबित होता है कि सादत हसन मंटो की स्टार्क रियलिज्म और कृष्ण चंद्र की ह्यूमनिज्म दोनों आपको मिलते हैं उसके निशान। अभी जब आप, मतलब ये पार्टीशन की हम बात कर रहे थे, अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें नाउ, और पिछले जो दिहाई या इनफैक्ट मतलब अयोध्या मार्च के बाद ही अगर हम देखें, भारत जिस ट्रेजेक्टरी पे है, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म, ब्लेटेंट ब्रेजन, तो एक तरह से वो प्रोफेसी तो दुरुस्त हुई ना। हिंदुओं का कभी तो रिस्पॉन्स आना था, और वो बड़ी देर से सेकुलर इंडिया और नेहरू और गांधी के इंडिया को अंडरमाइन करने का एक रास्ता ढूंढ रहे थे। वो अब उनके हाथ आ गया, और उन्होंने इलेक्शन भी इसी बुनियाद पे जीता है कि मुस्लिम वोट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम हिंदू वोट को कंसोलिडेट करें। और उसका तरीका ये है कि आप इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी का कार्ड प्ले करें। यानी ये मोदी साहब का एक बयान है राजस्थान में
कि अगर देखें कांग्रेस आ गई तो औरतों ज़्यादा वहाँ पे लेडीज़ थी, आपका मंगलसूत्र जो है वो जी हो जाएगा और सारा सोना आपका उतार पैसे ले जाएंगे आपकी। हाँ। आपकी एक किताब है, अब हम पार्टीशन के बाद आते हैं, गैरिजन स्टेट पाकिस्तान। इसमें आपने 1947 था 2011 इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसका इर्तका कैसे हुआ और नताइज क्या निकल रहे हैं जी। तो ये इसका जिस्ट क्या है इस किताब का? देखिए इसका जिस्ट ये है कि 2 बयान है। एक देखिए उस ज़माने में इंडिया में 4 कमांड होते थे, सेंट्रल कमांड दिल्ली, ईस्टर्न कमांड कलकत्ता, सदर्न कमांड मद्रास और नॉर्दर्न कमांड रावलपिंडी। तो ईस्टर्न कमांड के जो हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर, उनकी एक किताब है 2 वॉल्यूम में, वाइल मेमोरी सर्व्स, उसमें, और ये पब्लिश भी शायद 47 के शुरू में ही हुई थी या 46 में, उसमें कहा गया है कि वी नीड टू क्रिएट एन इस्लामिक आर्क बिगिनिंग इन अल्जीरिया थ्रू अरेबिया डिजर्टा पर्शिया इनटू नॉर्दर्न हिंदुस्तान, a Muslim state armed with Islamic ideology and British science to stop or prevent the spread of Soviet communism. और उसके बाद 12 मई 1947 को एक मेमोरेंडम है जिसमें 3 heads of the British Armed Forces, Air Force, Navy and Army, hero of the Second World War फील्ड मार्शल मंटगोमरी और लॉर्ड इसमे और 1-2 और माइनर फिगर्स कॉलोनियल ऑफिस, उनका मेमोरेंडम है कि मिस्टर जिन्ना हैज शोड एन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ, वेयर एज हिंदुस्तान में डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन. इफ नाउ पार्टीशन टेक्स प्लेस वी शुड डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान एक्सेस टू कराची पोर्ट फैसिलिटीज, पाकिस्तान एयरफील्ड्स एंड मुस्लिम मैन पावर. उसके बाद 3 जून प्लान आती है जो पार्टीशन को एक्सेप्ट करती है और फिर पार्टीशन जल्दी से उन्होंने किया और चले गए यहाँ पे लोगों को, दैट्स इट. तो ये किताब में मैंने शो किया है कि इसका जो जो बॉर्डर भी बना, आप देखें इनडिफेंसिबल था. 4 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन वालों ने कहा भी कि मिस्टर जिन्ना, द पाकिस्तान यू आर डिमांडिंग इज इनडिफेंसिबल, अनलेस यू शो अस दैट इट इज डिफेंसिबल यू लीव अस नो चॉइस बट टू लीव इंडिया यूनाइटेड. और जिन्ना साहब को पता लग गया लीविंग इंडिया यूनाइटेड मीन्स टू द कांग्रेस. उसको अवॉइड करने के लिए हर किस्म का फिर उन्होंने आर्गूमेंट ढूंढा और कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर अगर आप बात ना करना चाहते हैं उस पर भी मेरी फाइंडिंग्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उन लोगों से जो इस पर बात करते हैं. तो पाकिस्तान को इस तरीके से विजुलाइज किया गया एज अ फ्रंट लाइन स्टेट. और देखें 1978-79 में जिस रोल के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, सो कॉल्ड अफगान जिहाद, वो पूरा भी पाकिस्तान से करवाया ना उन्होंने. तो ये तो है इंपीरियल पॉलिसी क्या थी. जो एक इंस्टीट्यूशन या 2, एक तो ब्यूरोक्रेसी और एक ये आर्मी, यही इनकी अपना एक कोहेसिव ऑर्गेनाइजेशन थी. बाकी आई मस्ट इंसिस्ट द मुस्लिम लीग वाज नो पॉलिटिकल पार्टी. वो तो 37 के बाद सिंध के जो 2 ग्रुप थे, पंजाब के ममडोट वर्सेस दौलताना, उधर अपना कयूम खान वर्सेस पीर ऑफ मानकी शरीफ, और सिंध के अंदर हिदायतुल्लाह हुसैन साहब और शायद GM सैयद. इनकी इन फाइटिंग जो है इन्होंने कांग्रेस की, और उसमें 1936 में जवाहरलाल नेहरू का प्रेसिडेंशियल एड्रेस है लखनऊ में दैट इन फ्यूचर इंडिया वी विल अबॉलिश द जिम्मेदारी सिस्टम एंड वी विल रीकास्ट इंडिया in the light of the Soviet experiment of building socialism. So I think it rang alarm bells among the landed class, but also the British, जो आज भी हम देखते हैं दुनिया में हो रही है. जिनके पास पावर है, हाँ जी, जो ये सारा कुछ
ये गेम मैनेज करते हैं वो जो चाहे करवा लें। आपने ज़ाहिर साउथ एशिया पे, हिस्ट्री पे, वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है, आपकी 7 किताबों की फहरिस्त मेरे सामने है जी। ये लिखने के बाद और पूरी ज़िंदगी सब्जेक्ट पे आपने मरकूज़ की तवज्जो जी। माजी आपके सामने खुला हुआ है, आपने खुद उसको सामने रखने की कोशिश की, हाल हम सबके सामने है। अब ये बताएं कि हमारा फ्यूचर क्या है। इस पे सारे सवाल करते हैं और यहाँ पे आ जाता है एक लेवल ऑफ स्पेकुलेशन, तो उसमें आई एम वेरी कॉशियस। मैं ये कहता हूँ मेरे पास पता नहीं ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इसको दुरुस्त करने के कुछ मेरे ख्याल, वो एक तो ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इनकी जो ये कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको भी आप माने, इनको एक सब्सटेंटिव ऑटोनमी दें, हाँ जी, और यहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्टेट की रिक्वायरमेंट हो, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्रोविंसेस और ये, और उस वो एजुकेशन जो है दुनिया का जो रैशनल निज़ाम है, इंसानियत पे बेस्ड है, उस पे होना चाहिए। यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं तो उसको भी मज़हब और आइडियोलॉजी का हिस्सा बना देते हैं, तो ये तो एक एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी नॉलेज किस्म का हमने प्रोजेक्ट खुद ही बना दिया है। इसको बदलना होगा, अपने अपना निसाब बदलना होगा, विच कैन बी इजली डन। ये क्या बात है, करेक्शन नहीं करती स्टेट्स, सब करती हैं। और मेरा एक और भी था कि 6 महीने के लिए हर शहर के अंदर, अब कराची इतना बड़ा है, इसके तो कई जगह पे होना चाहिए, हम इनवाइट करें पाकिस्तानियों को, मुसलमान, हिंदू, सिख, अहमदी, एथिस्ट, क्रिश्चियन, जो भी हैं, कि आमने सामने बैठें और बताएं क्या वाकई उनका जो है मज़हब या उनकी सोच इजाज़त देती है कि नहत्ते लोगों को पकड़ के मार दिया जाए। मेरे ख्याल से अगर ये इनको दिया जाए ना, कोई नहीं कहेगा, दे विल ऑल बी डिफेंसिव कि नहीं जी ऐसे नहीं है, यूँ नहीं है। तो वहाँ से कंसेंसस बनता है कि पाकिस्तानियों का जो भी प्राइवेट फेथ है, उन सबको इंटेग्रिटी, उनकी रिस्पेक्ट जो है, सिक्योरिटी जो है, वो स्टेट का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। मैंने ऐसे कई डायलॉग्स अटेंड किए हैं। नहीं, एक और बात है, एक और जरा जो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स का है, लेकिन इट इज़ डूएबल। देखें, आप अगर फॉलो करते हैं हमारे उलमा की जो वीडियोस हैं, तो दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे को डैम करने में, हाँ जी। तो फिर मेरी आर्गुमेंट है कि अगर ये स्टेट वाकई मुसलमानों की स्टेट है, सो व्हाई इज़ द मॉस्क आउटसाइड द स्टेट? तुर्की की तरह, ईरान की तरह इसको मौलवी जो हैं, हम कहते हैं कि सुन्नी और शिया ऑफ ऑल परसुएशंस आर मुस्लिम्स, आप वो सारी मसाजिद स्टेट के अंडर ले आएँ और शिया और सुन्नी और वो अहले हदीस जो भी हैं तरीके से आप अपनी नमाज पढ़ाएं, और स्टेट की तरफ से जुम्मे का खुतबा है जो, तब स्टेट की भी जो एक है ना, इनको कभी इस्तेमाल कर लिया, कभी इनको अंदर कर दिया मौलवियों को, वो गेम फिर मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने तजावीज़ पेश की हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट हो जी जी वो ये नाफिज कर सकती है। यहाँ तो स्टेट ही कंप्रोमाइज पे चल रही है, तो ये काबिल अमल तजावीज़ इस माहौल में तो नहीं हो सकती। चले, जब भी होगी इनसे कुछ डायरेक्शन बेहतर हो सकता है। और ये आई टोटली एग्री, ये तो स्टेट, मैंने कहा ये एक्सट्रैक्टिव स्टेट बन गई है। वो हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, वहाँ से पैसे कमाओ, कई गांव इन्होंने घेर लिए हैं, हाँ जी, जो नहीं थे देरे ज़मीनें तो उनको भी तंग करते हैं। तो ये तो माफिया किस्म की एक सिचुएशन हो गई है। ये एक महज़्ज़ब मुल्क, एक महज़्ज़ब मुआशरे की निशानियाँ नहीं है कि आप अपने लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं। आई लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल, और उनके हकूक़ सबसे पहले आते हैं। जो भी हुकूमत उसको पूरा करेगी, हम उसको लब्बैक कहेंगे। हम यही होनी चाहिए सोच। डॉक्टर साहब, हमारा कोई वाहिद मुल्क नहीं है जो एक हाइब्रिड निज़ाम में चल रहा है, और भी कई मिसालें मौजूद हैं।
हमारी क्लोजेस्ट मुमासलत कौन से मुल्क से? कभी इंडोनेशिया का जिक्र आता है, कभी इजिप्ट का आता है, जहां पर ये जमहूरियत आमरीत का एक खींचातानी चल रही है। हम जहां पे आज खड़े हैं, आपको क्या इंटरनेशनली कहां पे लगता है कि सिमिलरिटी? देखिए, जो बाकी मुल्क हैं हाइब्रिड उनका सिस्टम भी रहा है, लेकिन एट सम पॉइंट उस थ्रेशोल्ड को उन्होंने क्रॉस भी किया है। साउथ कोरिया हुआ करता था, हाँ जी, ये क्या कहते हैं, ताइवान भी हुआ करता था, हाँ जी, सिंगापुर भी होता था, बिल्कुल। उन सब ने प्रायोरिटीज़ अपनी डेवलपमेंट पे लगाई और रैशनल एजुकेशन सबको दी और वो कामयाब हो गई हैं। मुस्लिम ममालिक के अंदर एक शायद अभी तक जो है ना हमारी वैल्यू, वो प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर की कोई ज़्यादा वक़्त नहीं है। महल इस कल्चर को डेवलप किया जा सकता है, तो कई चीज़ें करने को हैं। अगर हम मिस्र की मिसाल ले लें कि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ था शायद, जी हुआ था तहरीर स्क्वायर के बाद, जी और फिर मोहम्मद मुर्सी आए, लेकिन अब उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ मिस्र या मिस्रियों का रद्द-ए-अमल तो नहीं था, मैसिव इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस, बिल्कुल जैसे हम इस वक्त मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, बेशक फलस्तीनी जेनोसाइड। अच्छा, अब इसको मद्देनजर रखते हुए, एंड अगेन ये स्पेकुलेशन की तरफ ही हम आ सकते हैं, बिकॉज हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते ना, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि जो पोस्ट ब्रेटन वुड्स वर्ल्ड ऑर्डर था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड ऑर्डर या पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर, बेशक वो अब कब्र में उसकी टांगें लटक रही। बिल्कुल सही है जी। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो तारीख को मद्देनजर रखते हुए हम क्या देख रहे हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं, मजीद कियाओस की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह है, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री, कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो लिबरल ह्यूमन राइट्स वाले क्रेडेंशियल्स हैं, वो तो गजा के कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं, दफन हो गए। What comes after this? What comes after that is a question once again in the realm of speculation. It is, right. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल्चरल फैशिज्म की मुख्तलिफ लोकल फॉर्म्स भी इमर्ज कर रही हैं, जिसको भी ये वेस्टर्न पावर्स जब चाहें कैश करा लेती हैं। हाँ जी, इराक को इन्होंने जब डिस्ट्रॉय किया तो CIA के 5-6 लोगों का इंटरव्यू है कि हमने कहा था बुश को कि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन अल-कायदा एंड सद्दाम हुसैन, फिर भी तबाह कर दिया। हाँ जी, कद्दाफी ने कितना एक प्रोग्रेसिव सिस्टम दिया था, हर सिटीजन को राइट्स दिए थे, उसको बेदर्दी से इन्होंने कत्ल करवाया। तो उनके इंटेंशंस मेरे सामने क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। मसला ये है कि हमें कब समझ आएगी कि हम इन क्लचेस से निकलने के लिए कब तैयार होंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं आपको ये पसंद आए या ना आए, ये जो बहुत फनेटिकल किस्म का सऊदी अरेबिया था, उसको मोहम्मद बिन सलमान अब उसको कर रहे हैं, अपना मॉडरेट कर रहे हैं। और मेरी एक स्टूडेंट अभी आई जिसकी वहाँ शादी हुई थी, उसने कहा जी लोग बहुत खुश हैं, अब औरतें कार भी चलाती हैं, जो पर्दा करना चाहे वो करती है, जो ना करना चाहे वो भी है, और अब सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया है। आई होप दिस इज़ ट्रू। तो ये अगर होगा, ईरान में भी अगर वो ये जो है औरतों को परसिक्यूट करने का जो एक है आइडियोलॉजी, उसको साइड पे रखते हैं, तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर एक अपनी स्पिरिट भी तो डेवलप हो सकती है ना, सॉलिडेरिटी की। इस वक्त तो जो स्टेट चाहती है वो ही हो जाता है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। वी शुड गो फॉर पीस, और जब तक पैलेस्टीनियंस को उनके हक नहीं मिलते, वी शुड कीप ऑन रेजिस्टिंग। ये जो है तो कोई नहीं कर रहा ना, नहीं वो मैं समझता हूँ। असल में ये भी है कि अरबों ने 67 की जंग, 48 की जंग और 73 की जंग में पूरा हिस्सा लिया। ये नहीं कि उन्होंने शुरू से अबैंडन कर दिया था, लेकिन जब वो 73 में, तो मेरी आंखों के सामने
इजिप्शियंस हैड क्रॉस्ड और वो आगे बढ़ रहे थे। मोशे डेयान का बयान है कि तेल अवीव इज़ ओपन टू देम, तो फिर भी अमेरिकन अपनी आर्मामेंट और वो सारा लेके आ गए। तो इसके बाद मेरे ख्याल अरबों ने ये सोचा है कि भाई हम ये जंग जीत नहीं सकते, लेकिन 2001 में सऊदी अरेबिया के जो बादशाह थे उस ज़माने में, उनका बयान था कि अगर फ़लस्तीनियों को उनकी स्टेट दे दी जाए तो हम रिकग्नाइज कर लेते हैं। और प्रेसिडेंट जो थे उस ज़माने में इजराइल के, उन्होंने कहा था आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू रियाद एंड टॉक टू द, तो उस ज़माने के वो एरियल शेरोन ने उसको ओवर रूल कर दिया। तो मेरे ख्याल से वी शुड रिमेन स्टेडफास्ट कि फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम ये एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म ये डिलूजनल चीज़ें हैं, इनके ज़रिए अपना मौक़िफ़ जो है पेश करें। हमको रिस्पॉन्सिबल जो है एक हुकूमत या सिविलाइजेशन के तौर पे भी इमर्ज करना पड़े। अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। आप मुख्तलिफ तालीमी इदारों में गए हैं अपने दौरे में, यहाँ अभी यूनिवर्सिटी गए हैं, वहाँ स्टूडेंट से आप लाहौर में गुफ्तगू करते रहे हैं। आम तासुर ये है कि यार ये मतलब मायूसी की बातें करने वाली नस्ल है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, स्पिरिट नहीं रह गई है और इनका अपना कोई कोहेरेंट किस्म का नज़रिया हयात नहीं है। तो आप जब मिलते हैं आजकल के बच्चों से तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मैंने देखा है कि एक तो उनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन हुई है उसको बाद में हायर लेवल पे भी कोई टीचर उसको क्वेश्चन नहीं करता। मेरे से जितने मिले मैंने उनको एक और पर्सपेक्टिव दिया और एकदम लोगों ने कैच किया, क्योंकि उनकी जो सब्जेक्टिव सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं, बहुत बुरी है, बल्कि नौकरियां नहीं मिलती, हाँ जी, और उनकी घरों की अगर वो बिज़नेस करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ऐसे टीचर्स की ज़रूरत है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करे ज़रा क्रिटिकली और डिटैच्ड होके सोचने के लिए। बट आई टेल यू, बहुत हैं पाकिस्तान में ऐसे लोग जो आराम आराम से ये काम भी कर रहे हैं। तो ये इतनी पेसिमिस्टिक कोई बात मुझे नहीं लगती। लोग अपने अपने तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मेरे ख्याल अब आजकल के स्टूडेंट जो हैं, पंजाब में फाइनली एक अवेयरनेस आई है जो पहले नहीं थी। मेरे ब्लो स्टूडेंट्स ऑलवेज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, सिंधी स्टूडेंट्स, पख्तून स्टूडेंट्स। पंजाबियों से ज़रा मेरा प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उनमें तब्दीली आ रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आज के हालात में कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में खासी अब एक अवेयरनेस है और एक यानी वो जागे हुए मुझे लग रहा है। कुछ करना चाह रहे हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, लाइब्रेरीज का मैं बताऊं, शायद इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो पुरानी मशहूर लाहौर की है तालीमी इदारे, हाँ, वहाँ पे मैंने एक दफ़ा लाइब्रेरी में गया तो 1976 के बाद किताबें नहीं कोई नई आई, कोई ऑथर दे जाए तो बात और है। तो ये तो कोई बात नहीं ना। वो यूनिवर्सिटीज़ आर देयर टू स्प्रेड नॉलेज एंड लाइट, और वो तभी हो सकता है कि किताबें लेटेस्ट आती रहें और टीचर्स जो हैं वो इनवाइट करें रिफ्लेक्शन पे और ये और वो। एजुकेशन जो एक चैलेंज है इल्म हासिल करने का और उस इल्म की बुनियाद पे दुनिया को डील करने का और बेहतर बनाने का, उधर हमारे स्टूडेंट्स को लेके आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब। क्या गुफ्तगू की हुई डॉक्टर साहब। मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह इसको अभी हजम भी करना है और इसको अपने थॉट प्रोसेस का हिस्सा भी बनाना है। एनीवेज, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तशरीफ लाए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए इसी नोट पे। खुदा हाफिज़।